हेलो फ्रेंड्स, साइकोस्फेयर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने इस चैनल की शुरुआत साइकोलॉजी के लिए की थी और हम अपना पहला टॉपिक पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, जहाँ पर हमने अभिप्रेरणा क्या है उसको जाना था और उसकी कुछ परिभाषाओं को हमने देखा था कि मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा के बारे में क्या क्या परिभाषाएँ दी है। आज हम बात करेंगे, हमने कहा था कि हम इस टॉपिक को, इसी को नहीं, हर टॉपिक को हम ऐसे ही पढ़ेंगे, उसके पॉइंट बांट लेंगे, इसमें कौन कौन से पॉइंट है। जैसे हमने बांटा कि इसमें अर्थ, इसका जो पॉइंट है कि भाई इसके अर्थ को जानेंगे, अर्थ को हमने जान लिया था। अब हम जानेंगे इसकी विशेषताओं को। अब हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा इसकी विशेषताएं। तो शुरुआत करते हैं। तो विशेषताएं देखते हैं हम। इसकी पहली विशेषता क्या है? इसकी पहली विशेषता है, ये देखो, अभिप्रेरणा की शुरुआत। अभिप्रेरणा शुरू कब होती है? अभिप्रेरणा की शुरुआत, अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है आवश्यकता से। कहाँ से शुरुआत होती है? आवश्यकता से। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो जीवन में ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम कभी अभिप्रेरित हो सकते हैं, कभी हम मोटिवेट हो सकते हैं। कभी नहीं होगा। जब तक हमें ज़रूरत नहीं होगी तब तक हम मोटिवेट हो ही नहीं सकते। तो अभिप्रेरणा की शुरुआत ही आवश्यकता से होती है। अब अभिप्रेरणा की शुरुआत तो हमने देख ली, तो अभिप्रेरणा का जो अंत है वो भी देख लेते हैं कि वो कहाँ होता है। यानी मोटिवेटेड व्यवहार, जो हमारा व्यवहार है मोटिवेशन का, वो आवश्यकता से तो शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू हो जाता है? आवश्यकता से। यानी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, जैसे मान लो हमें पैसों की ज़रूरत है, तो पैसों की ज़रूरत है तो उसका रास्ता क्या है? हमें पता है कि भाई हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के नौकरी लगना पड़ेगा। मतलब हमें पता लग गया कि भाई हमारी आवश्यकता है पैसा कमाना। तो वो आवश्यकता, हमें उस आवश्यकता के लिए हम जिस व्यवहार को फॉलो करेंगे, वो जो व्यवहार है वो कहलाएगा अभिप्रेरित व्यवहार, यानी मोटिवेटेड बिहेवियर। तो अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है आवश्यकता से। और ख़त्म कब हो जाती है अभिप्रेरणा, यानी हमारा अभिप्रेरित व्यवहार है वो ख़त्म कब हो जाता है? जब हम जिस चीज़ को पाना चाह रहे थे उसकी क्या हो जाती है? पूर्ति हो जाती है। तब वह अभिप्रेरित व्यवहार क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो ये तो हमने इसकी पहली विशेषता पढ़ी कि मोटिवेशन की शुरुआत ही कहाँ से होती है? मोटिवेशन की शुरुआत होती है नीड से। और अंत कब हो जाता है? कि जब उस नीड की प्राप्ति हो जाती है तब हम मोटिवेटेड व्यवहार को छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है छोड़ दे, छोड़ सकते हैं। ये इसकी मतलब शर्त नहीं है कि भाई हाँ वो अभिप्रेरित व्यवहार छूट ही जाएगा, लेकिन ऐसा होता है नॉर्मली कि भाई हाँ जब तक हमें ज़रूरत होती है तब तक हम मोटिवेट हो सकते हैं, उसको पाने के लिए जद्दोजहद कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। उसी मेहनत को, उसी जद्दोजहद को हम कह सकते हैं कि वो अभिप्रेरणा है। सेकंड पॉइंट क्या है? जो अभिप्रेरणा है वह व्यवहार को निर्देशित करती है। क्या करती है? निर्देशित। व्यवहार को क्या करती है? निर्देशित करती है, यानी डायरेक्शन प्रदान करती है। ये तो हमें समझने की बात है कि भाई हाँ, क्या हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी अगर हम मोटिवेटेड हो गए, या तो कोई हमें मोटिवेटेड कर दे या हम खुद से मोटिवेटेड हो गए, तो हमारा व्यवहार क्या हो जाएगा? एक डायरेक्शन में चलेगा कि भाई हमें किसी चीज़ को पाना है। यानी हमने बात की थी कि आवश्यकता है, जैसे नौकरी है, उस नौकरी को पाना है, तो वह व्यवहार हमारा क्या हो जाएगा? एक निर्देशित व्यवहार हो जाएगा। मतलब एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा कि भाई हाँ हमारी डायरेक्शन ये है कि हमें नौकरी को पाना है। ये इसकी क्या होगी? सेकेंड विशेषता हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड विशेषता की। इसकी थर्ड विशेषता क्या कह रही है? कि अभिप्रेरणा क्या है? एक साधन है। अभिप्रेरणा एक साधन है। अभिप्रेरणा क्या है? एक साधन है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार आ जाता है कि अभिप्रेरणा साधन है, साध्य नहीं है। क्या नहीं है? साध्य नहीं है। पहले हम देख लेते हैं कि अभिप्रेरणा साधन है। क्या है? साधन है। सॉरी, ये टिक थोड़ा नीचे हो गया, ऊपर रखेंगे। अभिप्रेरणा क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। क्या नहीं है? उत्पाद नहीं है। यानी सिंपल सी बात है कि अभिप्रेरणा एक क्या है? रास्ता है। क्या है? रास्ता है, मंजिल नहीं है। क्या नहीं है? मंजिल नहीं है। अब हम समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है कि अभिप्रेरणा साधन है, साध्य नहीं है।
अभिप्रेरणा प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। अभिप्रेरणा रास्ता है, मंजिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभिप्रेरणा एक इस प्रकार की चीज़ है कि उसके माध्यम से, यानी एक वर्ड मैंने बोला यहाँ पे मीडियम, क्या बोला है, मीडियम, उसके माध्यम से हम किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। अभिप्रेरणा वो चीज़ नहीं है कि जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, अभिप्रेरणा वह चीज़ नहीं है। अभिप्रेरणा तो एक प्रकार की प्रोसेस है, क्या कह सकते हैं हम, एक प्रकार की प्रोसेस है कि भाई हम उस प्रोसेस पे चलेंगे तो हम जो भी पाना चाहते हैं वो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अभिप्रेरणा क्या है, एक प्रकार का मीडियम है। जैसे साधन है, साधन मतलब क्या हो गया कि भाई जैसे मान लो हमें मान लो किसी जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो हम किस माध्यम से जाएंगे कि भाई या तो हम पैदल चले जाएं, या फिर बाइक के माध्यम से चल जाएं, या कार के माध्यम से चल जाए। तो वो जो साधन है ना, वो तो अभिप्रेरणा है। और हमें जहाँ जाना है, यानी ये नहीं है कि हमें जहाँ जाना है वही अभिप्रेरणा है, लक्ष्य नहीं है हमारा। लक्ष्य अभिप्रेरणा कभी नहीं हो सकती। लक्ष्य अलग चीज़ होती है। उस लक्ष्य प्राप्ति को करने के लिए हम जो प्रक्रिया करते हैं वह क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा। समझ में आ गई बात। यानी अभिप्रेरणा रास्ता है, वह राह है जिस राह पे चल के हम उस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। अभिप्रेरणा वह राह है। अभिप्रेरणा प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। अभिप्रेरणा वो प्रोडक्ट नहीं है जो हमें प्राप्त करना है। अभिप्रेरणा तो एक प्रोसेस है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। फिर हम बात करते हैं इसकी फोर्थ विशेषता की। इसकी फोर्थ विशेषता क्या है, अभिप्रेरणा चल क्यों नहीं रहा, अभिप्रेरणा अधिगम की एक आवश्यक शर्त है। अभिप्रेरणा क्या, अधिगम की एक आवश्यक शर्त है। यहाँ पर एक वर्ड आया है अधिगम। क्या वर्ड आया है, अधिगम। अधिगम का मीनिंग क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या मीनिंग होता है, सीखना। ठीक है, ये हम एक टॉपिक भी आएगा अधिगम, उसमें भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा कि अभिप्रेरणा अधिगम की एक आवश्यक शर्त है, एक कंडीशन है। क्या है, एक कंडीशन है, किसकी, अधिगम की। अब अधिगम का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई से रिलेटेड ही अधिगम होगा। अधिगम का मतलब सीखना, हम कुछ भी सीख सकते हैं। बाइक चलाना, कार चलाना, स्विमिंग करना, XYZ जो भी है, क्रिकेट खेलना, ये सब चीज़ें क्या है, अधिगम है। किसी चीज़ को सीखना वो अधिगम है। उसके लिए हमें अभिप्रेरणा की ज़रूरत होती है। बिना अभिप्रेरणा के हम अधिगम नहीं कर सकते। ये अधिगम प्राप्ति की एक शर्त है अभिप्रेरणा। बिना अभिप्रेरणा के अधिगम नहीं हो सकता। तो ये इसकी विशेषताएं होगी। हमने कौन कौन सी विशेषताएं पढ़ी, वापस देख लेते हैं एक बार कि अभिप्रेरणा की शुरुआत कब होती है। अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है आवश्यकता से, और अंत कब हो जाता है, जब उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो अभिप्रेरणा की अंत हो जाता है, यानी वह अभिप्रेरित व्यवहार समाप्त हो जाता है। और जब तक हम उस आवश्यकता को प्राप्त ना कर ले तब तक हम एक निर्देशित व्यवहार की ओर अग्रसर रहते हैं, या फिर उस व्यवहार को फॉलो करते हैं कि हमें उसी व्यवहार के अकॉर्डिंग चलना है। तीसरी इसकी विशेषता क्या होगी, अभिप्रेरणा क्या है, रास्ता है, मंजिल नहीं है। सिंपल सी बात मैंने कह दी, अभिप्रेरणा लक्ष्य नहीं है। उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमने जो किया है, जो प्रक्रिया की है, वह अभिप्रेरणा है। ठीक है, जिस चीज़ पर हम चले हैं वह अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा अधिगम की एक आवश्यक शर्त है। बिना अभिप्रेरणा के अधिगम संभव नहीं है। ये हमारे हो गए 2 नंबर पॉइंट। जैसे 1 नंबर पॉइंट हमने पढ़ा क्या कि अभिप्रेरणा में कि हम पहले पढ़ेंगे इसकी अर्थ और परिभाषा, फिर हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं। तो थोड़ी बहुत विशेषताएं अभी हमने देखी, बाकी साथ साथ टॉपिक चलता रहेगा। तो सभी चीज़ें जब तक टॉपिक चलेगा वो उसकी विशेषता ही होगी अधिगम की। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर कि हमने कहा था कि तीसरा पॉइंट है अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो हम देखते हैं कि अब अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो मैंने 4 भागों में उसको बांटा है कि मेस्लो, 1 नंबर पे मेस्लो, 2 नंबर पे थॉमसन, 3 नंबर पे गैरिट और 4 नंबर पे शेफर। इन चारों ने अभिप्रेरणा के कौन कौन से प्रकार बताए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेस्लो की बात करते हैं। सबसे पहले मेस्लो जी ने क्या बोला, मेस्लो जी ने पहले हम शॉर्ट में जान लेते हैं, फिर एक एक को आराम से पढ़ेंगे। मेस्लो जी ने 2 प्रकार बताए। क्या क्या बताए, एक तो बताया आई, एक बताया ए। आई मतलब क्या होता है, इनबॉर्न। क्या होता है, इनबॉर्न। और ए मतलब होता है एक्वायर्ड।
तो मैस्लो जी ने बताए दो प्रकार, एक तो आई, मैं मतलब आई, और ए, इनबोर्न मतलब जन्मजात, एक्वायर्ड मतलब प्राप्त किए हुए। ठीक है, एक तो हो गया मतलब इनबोर्न जन्मजात, और दूसरा क्या हो गया अर्जित, जिसे एक्वायर्ड बोल सकते हैं। तो ये इंग्लिश में ज़्यादा याद रखें तो बेटर रहेगा। मैस्लो ने कितने प्रकार बताए, दो प्रकार। मैस्लो मैं मतलब आई और ए, इनबोर्न और एक्वायर्ड। एक तो जो जन्मजात हमारे अंदर होते हैं और एक एक्वायर्ड होते हैं हमारे अंदर। बाद में आराम से इसको पढ़ेंगे, एक बार शॉर्ट में जान लेते हैं। पहले नंबर पे आया मैस्लो, फिर 2 नंबर पे हमारे पास आया थॉमसन। थॉमसन ने दो प्रकार कौन से बताए, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जन्मजात किसने बताए और एन एस। अब जो आप बात कर रहे हैं थॉमसन की, थॉमसन ने क्या बताया, एन और एस, एस दो बताया। एन मतलब क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा नेचुरल, और एस मतलब क्या हो जाएगा सिंथेटिक। एस यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, सिंथेटिक। थॉमसन ने दो प्रकार बताए, प्राकृतिक और कृत्रिम। मैस्लो ने क्या क्या बताया, मैस्लो मैस्लो में मैं आ रहा है, मैं मतलब आई से याद रखेंगे, आई और ए। आई मतलब इनबोर्न और ए मतलब एक्वायर्ड। थॉमसन के देखो लास्ट में से और न लिखा हुआ है ना, तब हम उसको उल्टा कर देंगे या सीधा पढ़ लेंगे एस एन या फिर एन एस। याद रखने के लिए बहुत बेटर तरीका बता रहा हूँ मैं। एस मतलब सिंथेटिक यानी कृत्रिम या बाह्य, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। ये दो किसने बताए, थॉमसन ने। फिर बात आती है गैरेट की। 3 नंबर पे क्या नाम आ गया, गैरेट का। गैरेट ने कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए। मैंने बना दिया उसको बहुजन समाज पार्टी। क्या बना दी, BSP, बहुजन समाज पार्टी। ये किसने बताई अपने ने, गैरेट ने। गैरेट ने बोला कि भाई 3 प्रकार होते हैं अभिप्रेरणा के। बी मतलब ये बी हो गया बायोलॉजिकल, बी मतलब हो गया बायोलॉजिकल, एस मतलब हो गया सोशल, और सी मतलब हो गया, पी मतलब हो गया साइकोलॉजिकल। PSY इसको लिख देता हूँ मैं, पी मतलब साइकोलॉजिकल। ये 3 प्रकार किसने बताए हैं, गैरेट ने। गैरेट ने बोला BSP बहुजन समाज पार्टी, बी मतलब बायोलॉजिकल मतलब जैविक, एस मतलब सोशल, सोशल मतलब सामाजिक, पी मतलब साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक। 3 प्रकार किसने बताए हैं, BSP ने, गैरेट ने बताए हैं 3 प्रकार। गैरेट को रट लो भाई साहब, रट लो। कैसे रटेंगे, रट लेंगे भाई। गैरेट मतलब बहुजन समाज पार्टी, किसको रटना है, बहुजन समाज पार्टी को। बी मतलब बायोलॉजिकल, एस मतलब सोशल, और पी मतलब साइकोलॉजिकल। ठीक है, मतलब जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, ये 3 प्रकार बताए। ठीक है, फिर बात आती है शेफर की। शेफर ने क्या बोला है, शेफर ने बोला है, शेफर ने बताया है 4 प्रकार। शेफर देखो बहुजन समाज पार्टी आ गई, तो फिर एक पप्पू को तो आना ही पड़ेगा ना, तो पप्पू आस, वैसे तो बोलते हैं पप्पू पास, पर मैंने इसको बना दिया पप्पू आस। शेफर ने कितने प्रकार बताए अभिप्रेरणा की, 4 प्रकार। पप्पू पास, पप्पू आस, सॉरी पप्पू आस। पै मतलब प्रभुत्व, प्रभुत्व। पू मतलब पुष्टिकरण, पै मतलब तो प्रभुत्व, पू मतलब पुष्टिकरण, आ मतलब हो जाएगा आदत, आ मतलब क्या हो जाएगा आदत, और स मतलब हो जाएगा संवेग। एक बार तो हमें इतना याद कर लेते हैं, बाद में फिर एक एक को राम राम से पढ़ेंगे कि भाई किसने क्या क्या प्रकार किस हिसाब से बताए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैस्लो की। मैं मतलब आई ए, मैस्लो याद हो जाएगा आई ए। आई मतलब इनबोर्न, ए मतलब एक्वायर्ड। थॉमसन का क्या हो जाएगा, एन एस। कैसे याद रखेंगे, थॉमसन एस और एन, तो एस मतलब सिंथेटिक, एन मतलब नेचुरल। गैरिट को तो हमने रट लिया, क्यों, बहुजन समाज पार्टी आ गई। बी मतलब बायोलॉजिकल यानी जैविक, एस मतलब सोशल यानी सामाजिक, पी मतलब साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक। फिर शेफर, शेफ कैसे रहना पड़ेगा, सेफ रहने के लिए हमें पप्पू को लाना पड़ेगा और पप्पू को पास कराना पड़ेगा, अरे सॉरी पप्पू को आस कराना पड़ेगा। पै मतलब प्रभुत्व, और पू मतलब पुष्टिकरण, आ मतलब आदत, और स मतलब संवेग।
तो यहाँ तक हमें एक बार याद कर लेते हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट चल रहा है प्रकार का। अब एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे।